सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग शीर्षक भेड़े और भेड़िए के अंतर्गत पाठगत जो बात थी उससे आपको अवगत कराया था। आज पुनः पाठ को नियमित करते हुए पाठ की जो सकारात्मक बात है उसके संदर्भ की चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था भेड़ सभ्यता के उस स्तर तक पहुँच गए हैं जहाँ पर एक व्यवस्थित सामाजिक स्वरूप की स्थापना की जाए, जिसमें शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर अवलंबित समाज होगा और इसकी प्रकृति और प्रवृत्ति मानवीय होगी, मानवता से युक्त होगा। और भेड़ियों को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि खाद्य सामग्री यदि कुछ उनकी है तो सिर्फ और सिर्फ पशु हैं, छोटे जीव हैं, उनको तब तो घास चरने की प्रकृति और प्रवृत्ति सीखना पड़ेगा। लेकिन इसके पश्चात भी जो व्यवस्था है उसको अपनाने के अंतर्गत लेखक आगे की जो बातों को रेखांकित करते हैं उसके संदर्भ की चर्चा हम अभी करेंगे। जो चुनाव समीप आता भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता, जो चुनाव समीप आता भेड़ियों का दिल बढ़ता जाता। यहाँ पर दो जीवों की चर्चा की गई है, एक भेड़ और दूसरा भेड़िया। भेड़ियों के संदर्भ में जिन बातों को बताया गया वह निश्चित रूप से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। भेड़े जो हैं वे निश्चित रूप से निहायत नेक हैं, ईमानदार हैं, कोमल हैं, विनयी हैं, शिष्ट हैं, सब हैं। इन सारी बातों को यहाँ रखा गया। और भेड़िया जो है वह निश्चित रूप से किसका प्रतीक है? अवसरवादिता का प्रतीक है, भ्रष्टाचार का प्रतीक है, छल का, प्रपंच का, कपट का, धोखा का, अत्याचार का, ताकतवर होने का प्रमाण और प्रतीक है। कपटी और झूठी उनकी प्रकृति निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति, अवसरवादी प्रवृत्ति, अत्याचारी प्रवृत्ति, कपटी झूठेपन का जो स्वभाव है, इन सारी बातों को दिखाया, समझाया गया है और बताने का प्रयास यह किया गया है कि वे वास्तव में चुनाव जैसे जैसे समीप आते जा रहे हैं दुखित हैं, दुख से वे काहिल हैं, व्यथित और परेशान हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव समीप आता है भेड़ों का उल्लास, उसकी प्रसन्नता, उनकी प्रमुदिता निश्चित रूप से बड़ी होती चली जा रही है। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। किसने कहा? एक बूढ़े सियार ने कहा। किनको कहा? भेड़िए को कहा। नहीं कि आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियाँ चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं। स्वाभाविक रूप से हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब उसमें जो हड्डियों में मांस बची हुई रहती है उसे कुतर कर कौन खाता है? ये सियार खाते हैं और हड्डियों को हमेशा चूसते रहते हैं। यह किसका प्रतीक है? शोषण का प्रतीक है। एक तो किसी का जान ले लेना अपने ताकत के बल पर, यह निश्चित रूप से उपयुक्त नहीं है। अगर वो भी आपसे ज़्यादा ताकत होते तो शायद आप ऐसा नहीं करते। लेकिन इसके पश्चात ये जो भेड़िए के आगे पीछे घूमने वाले चापलूस चाटुकार जो लोग हैं वे मौके बेमौके हुआ करके अपना उपस्थिति दर्ज करते हैं। साथ ही साथ उनमें जो हड्डी में मांस बची होती है वे कुतर करके नोच करके खाते हैं और इस प्रकार से उनकी जय जयकार करके, उनके गुणगान करके
नहीं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उन्हें खुद से प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें इस प्रकार का भक्षण करने का मौका हमेशा मिलता रहे। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से कहा, महाराज, आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? आखिर चिंतित होने के पीछे का कारण क्या है? आपका मुखमंडल तेज आभा से हमेशा चमकता दमकता रहता था। आज देखते हैं कि चिंता की लकीर स्पष्ट रूप से रेखांकित हुई है। नहीं, और इसका कारण तो जो कुछ रहा होगा, बड़े गंभीर भाव से धैर्य के साथ उसने ऐसा पूछा। खैर, भेड़िए ने कहा, मुझे क्या मालूम, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है, हमारा राज तो अब गया। उसने समझाने का प्रयत्न किया, क्या तुमको इस बात की जानकारी नहीं है क्या कि अब इस वन प्रदेश जो है, इसमें एक नई नूतन सरकार आने वाली है और वह सरकार अपने ढंग से सारी क्रियाओं को निष्पादित करेगी। अब तो हमारा राजपाट नहीं है, हमारा सब कुछ यहाँ से जाएगा, कुछ रहने और होने वाला बिल्कुल नहीं है। सियार ने दांत निपोड़ कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप हैं, हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपका गुण गाते हैं। उसकी चतुराई, बात करने का ढंग बड़ा निराला है। वह दांत निपोड़ते हुए उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भाई, इस बात को तो हम नहीं जानते, हम तो यही जानते हैं कि मेरे कर्ता धर्ता माई बाप सब कुछ आप हैं, आपका दिया हम खाते हैं, आप ही का गुण गाते हैं, तो हम किस सरकार को जाने? हमारे लिए न तो कोई सरकार है, न तो कोई पार्टी है, बल्कि सब कुछ आप हैं। इसके अलावे इस संसार में मेरा कोई नहीं है, और इसी के आधार पर हम जीवकोपार्जन भी करते हैं। भेड़िए ने कहा, अगर आप अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियाँ भी चबाने को नहीं मिलेंगी। उसे समझाया कि भाई, अभी जान लो कि सूखी हड्डी भी तुमको चबाने के लिए मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार सिर न हो गया होता। सियार और शेर दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि सियार छल, प्रपंच, कपट, अवसर के लिए जाना जाता है, लेकिन शेर दहाड़ के पूरे जंगलों को थर्राने के लिए जाना जाता है। नहीं, यहाँ क्या लिखा? सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना ना आता तो सियार सिर न हो गया होता। वह शेर जो है स्वाभिमानी है, वह छल, प्रपंच, कपट, धोखा को नहीं जानता, लेकिन वही सियार नहीं जानने का नाटक कर करके स्वयं भेड़िए के मुंह से इस बात को सुनना जानना चाहता था कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। इस प्रकार के अवसर को, छल को, प्रपंच को, कपट को और चतुराई के लिए तो सियार के आगे सब कुछ नतमस्तक है। नहीं, उसकी चतुराई के आगे सियार भी कभी कभी क्या हो जाता है, समझ नहीं पाता कि आखिर इसकी चतुराई पर हम विश्वास करें या नहीं। स्वाभाविक रूप से सियार सब जानता था, वह नहीं जानने का नाटक सिर्फ इसलिए करता था कि वह उस भेड़िए के मुंह से सब कुछ सुनना चाहता था, और उसके मन में क्या क्या भाव इस समय आ रहे हैं उसको भी वह जानना समझना चाहता था। इसलिए बड़ी बढ़ी चढ़ी हुई बातों को कह करके उसके मन से जिन बातों को सुनने की अपेक्षा रखता था, उन बातों को उसने सुना। और इसीलिए लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि सियार तो शेर नहीं हो सकता, सियार तो शेर नहीं हो सकता, क्योंकि छल, प्रपंच, कपट के लिए वह जाना जाता है, लेकिन शेर का अपना अस्तित्व है, उसकी अपनी पहचान है, उसकी अपनी परख है, उसकी अपनी जड़त्व है। नहीं, और जब वह जंगल में दहाड़ता है तो पूरा का पूरा जंगल, जो जंगल में पशु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सब थरा उठता है, काँप उठता है, और इसलिए वह स्वाभिमान का जीवन जीने का प्रयत्न और प्रयास करता है। नहीं, तो इस प्रकार से शेर की दहाड़ और सियार की चतुराई दोनों अपने आप में प्रासंगिक है। दोनों की